हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और जितने भी आपके नेट के एग्ज़ाम होंगे या पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें कॉमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ये पीडीएफ में है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस देखने में भी दिक्कत हो तो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लें, ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। If opening stock is 10,000, net purchase is 70,000, wages 2,500, carriage inward 500 and closing stock 15,000. What is the manufacturing cost? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताना है क्या है। ट्रेडिंग एंड पीएल आपको अकाउंट याद हो तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारे पास, परचेस दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लीजिए यानी कि 10 और 70 80 हो जाएगा। और वेजेस है हमारा 2,500 और कैरेज इनवर्ड हो गया हमारा 500। इन चारों को ऐड करने पे आएगा हमारा 83,000। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है 15,000। इसमें से क्या करेंगे यानी कि 83 में से आप 15,000 को घटा लें तो आपको मिलेगा वो हो 68,000, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया 68,000 रुपये। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 102 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, यानी कि इन चारों में से किससे वर्किंग कैपिटल इफेक्ट नहीं होगा। पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट में से अगर हम करंट लायबिलिटी को अगर माइनस कर ले तो हमारा मिल जाता है करंट वर्किंग कैपिटल। दूसरी चीज़, वर्किंग कैपिटल तभी इफेक्ट करेगा जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में ट्रांजेक्शन ना हो, यानी कि आपने कोई भी चीज़ ट्रांजेक्शन किया तो फिक्स्ड और करंट के बीच में ट्रांजेक्शन हो तो वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट आएगा। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश। यहाँ पर हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हैं और कैश आ रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर क्या है हमारा फिक्स्ड है, बट यहाँ पर कैश क्या है ये करंट है, तो इस पर क्या होगा वर्किंग कैपिटल इफेक्ट करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि हम शेयर को इशू कर रहे हैं। अब शेयर को इशू करेंगे तो कैश आएगा, कैश तो हमारा करंट है बट शेयर हमारा करंट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ भी वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखिए डिवेंचर भी हमारा क्या है फिक्स्ड का पार्ट नहीं है, सॉरी फिक्स्ड का पार्ट है हमारा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में चला जाता है ये। और रिडम्पशन यानी कि हम कैश देंगे तो कैश भी क्या है हमारा करंट का पार्ट है। तो इन तीनों में हमारा इन तीनों ट्रांजेक्शन्स में फिक्स्ड और करंट के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बट पहला जो ऑप्शन है रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, देखिए डेटर्स भी हमारा करंट है और कैश भी हमारा करंट है, तो जब करंट करंट में ट्रांजेक्शन होगा तो वो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। आई होप क्लियर हुआ हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कौन सा पार्ट आता है। तो इसमें क्या आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए आपको जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, टोटल 1 से लेकर के 32 तक कॉमन है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसके लिए एक अलग से लिस्ट भी बना के रखा हुआ है, आप जाकर तो वीडियो जाकर देख लीजिए, उस वीडियो में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन सा क्या है और किस तरह आते हैं। और मैंने उसमें आपको ये भी बताया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 2:1. Z is admitted with a 1/3 profit sharing. What will be the new profit sharing ratio of X Y Z? यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, X और Y पहले से पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:1 और एक नया बंदा आ रहा है Z जिनको वो दे रहे हैं 1/3। तो बात पूछना है हम लोग को, बताना है कि जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा। चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। आइए इसे कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स और वाई प्रॉफिट शेयरिंग है 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। जो नया बंदा है वो जेड आ रहा है और उसको मिल रहा है 1/3 रेशियो। सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट 1 है, यानी कि तीनों को मिला करके एक्स वाई जेड तीनों को मिला कर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1 होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जेड की तो हमें नए शेयर पता है, हमें जेड को कितना मिलता है 1/3 मिलता है। तो अगर हम 1 में से 1/3 को अगर हटा दें तो जो 2/3 निकलेगा ये किसका हिस्सा हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक्स और वाई को ये हिस्सा मिलने वाला है। इनकी ओल्ड रेशियो यहाँ पर मिली हुई है, देखिए ये जो ओल्ड रेशियो है यही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ये है एक्स का न्यू रेशियो जो निकालने का तरीका हुआ, और ये वाई का रेशियो। देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन जो आपको याद ध्यान में रखना है, ये जो न्यू रेशियो आया वो 4:9 है, और जो वाई का आया वो 2:9 है। यहाँ पर जो जेड का रेशियो था वो 1/3 था। इसे भी हमें बेस जो है ना इस 3 को, इसे भी हमें 9 में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसके लिए उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एक्स को 4, वाई का 2 और जेड का 3 होगा, जो कि हमारा रेशियो दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 4:2:3, यानी कि x का न्यू रेशियो हो गया 4, y का हो गया 2 और z का हो गया 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक जो होलसेलर है वो किस तरह का प्रमोशन प्रेफर करता है। क्वेश्चन में सिंपल सा ये पूछा जा रहा है। अब एक होलसेलर है वो किस तरह का प्रेफर करेगा, होलसेलर को किसी इंडिविजुअल बंदे से मतलब नहीं है, उसे किसे मतलब है, ट्रेडर से मतलब है, यानी रिटेलर से मतलब होता है। तो वह किस तरह का प्रमोशन पसंद करेगा, रिटेलर प्रमोशन, जिसे कि हम ट्रेड प्रमोशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो एक तरह का ट्रेड प्रमोशन करेगा। क्लियर है। अगला है हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया। ये इजी है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। आई थिंक इसका आंसर 99% लोगों को पता होगा, आई थिंक 100% भी हो सकते हैं। कौन है ये, हेनरी फियोल, इन्होंने ही 14 प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ MBO, यानी कि MBO क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है हमें। तो MBO क्या होता है, MBO होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कोई मैं क्वेश्चन पूछता है कि MBO किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा पीटर ड्रकर ने। आपको नाम याद रखना है, किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड, यानी कि हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग में जब मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उसके डिविजन्स करते हैं, तो वो किसका पार्ट होता है, तो वो किसका पार्ट होता है, हमारा सेगमेंटेशन का पार्ट होता है। यानी कि सेगमेंटेशन क्या कहता है, विभाजित करना। ठीक है, देखिए बाकी ऑप्शंस आप ऐसे ही काट सकते हैं, ठीक है, बाकी ऑप्शंस तो होंगे नहीं इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या है, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ मास मार्केटिंग क्या होता है। देखिए मास मार्केटिंग होता है एक कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक ही बार कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करती है, वो होती है मास मार्केटिंग। यानी कि बहुत सारी चीज़ों का एक बार में ऐड करना। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां अपने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट को एक बार में ऐड करती है, यही कहलाता है हमारा मास मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कस्टमर्स। अब यहाँ पर वो सारे कस्टमर्स को एक ही बार में अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही है, ऑफर कर रही है, यही कहलाता है हमारा मास मार्केटिंग। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड कराता है। अब एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टाइम मैनेजमेंट देखती है और साथ में हमारा प्लेस मैनेजमेंट भी देखती है, यानी कि सही समय पर सही जगह पर माल को पहुंचाना, ये देखती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी ये दोनों ही डिपेंड करेगा हमारा किस पे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इन चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है।
डेवलपमेंट, जी हाँ, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग भी होता है एक फंक्शन, और कंपनसेशन भी एक फंक्शन होता है। बट इंटीग्रेशन ये हमारा कोई फंक्शन नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि डिमांड में हम लोग कौन कौन से एलिमेंट लाते हैं। देखिए, डिमांड डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के क्वांटिटी पे, उसके प्राइस पे, और वो किस समय रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो इन तीनों पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव, ये सभी डिपेंड करेंगे हमारे डिमांड के लिए। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस एंड डेवलप्ड बाय, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप्ड किया था। तो ये हमारा किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, पहले मैं वो बता दूं। कंज्यूमर सरप्लस मतलब वो हुआ, एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करता है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो उसे यूटिलिटी प्राप्त होती है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को खरीद करके यूज़ करना, देन उसकी यूटिलिटी को देखना, और दोनों को मनी मेजरमेंट में, मनी के टर्म में कन्वर्ट करके जो डिफरेंस आएंगे वो कहलाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी वर इन अ कंपनी एड्स अ हायर प्राइस्ड प्रोडक्ट टू अलाइन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ब्रॉडर मार्केट विच हेल्प द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। देखिए, ये तरह का डिफिनेशन ही है जो कि दिखलाता है ट्रेडिंग अप को। ट्रेडिंग अप क्या होता है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। कोई एक कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट, उनके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक हायर प्राइस के हैं और कुछ लोअर प्राइस के हैं। वो जो हायर प्राइस है वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट के सामने रिप्रेजेंट करती है और अपनी गुडविल बनाती है, जिससे कस्टमर्स क्या करते हैं, हायर प्राइस तो खरीदते ही हैं, साथ ही साथ वो लोअर प्राइस को भी प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो कंपनी के गुडविल पे भरोसा करते हैं। यही कहलाता है हमारा ट्रेडिंग अप। ट्रेडिंग डाउन, चलिए मैं अगला भी बात कर लेता हूँ आपको, ताकि आपके लिए नेक्स्ट भी क्लियर हो जाए। इन चारों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। ट्रेडिंग डाउन जो है, ट्रेडिंग डाउन बताती है कि सपोज मान लीजिए कोई कंपनी है जो लग्जरियस गुड्स बनाती है, और जो कंज्यूमर हैं सपोज वो उस लग्जरियस गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट वो चाहते हैं कि वो उन्हें भी मिले। तो दूसरी कंपनी क्या करती है कि वो लोअर प्राइस में सिमिलर टाइप के गुड्स बनाती है और उसे सेल करती है। ये कहलाता है हमारा ट्रेडिंग डाउन में। फॉर एग्जांपल के लिए आप एप्पल के ब्रांड को ले लीजिए। एप्पल के मोबाइल या टैबलेट जो आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी कंपनियां उनके अगेंस्ट में आती है और वो कम दाम पे, लोवेस्ट प्राइस पे सेम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है और लोगों को प्रेजेंट करती है कि ये कम दाम के, और लोग उसे खरीदते हैं। यही कहलाता है हमारा ट्रेडिंग डाउन में। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए, लाइफ साइकिल के टोटल 4 स्टेज होते हैं, आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, लाइफ साइकिल का ग्राफ कुछ इस तरह आपको बनता है, अगर पता है तो अच्छी बात है। ये है लाइफ साइकिल का ग्राफ, और ये इस तरह से कुछ होता है। लाइफ साइकिल के ग्राफ इस तरह होते हैं, और ये टोटल 4 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है वो यहाँ से होता है, और वो कहलाता है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि हम किसी गुड्स को बनाते हैं, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरा होता है वो है ग्रोथ स्टेज, यानी कि वो जो ऊपर जाती है, ये कहलाता है हमारा ग्रोथ स्टेज। ये ग्रोथ स्टेज है, यानी कि वो ग्रोथ कर रही है। फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें लोगों को उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है, तो इस समय वो कहलाता है रिमाइंडर स्टेज, जिसमें वो लोगों को फिर से याद कराती है कि भाई मैं ऐसा गुड्स लाया हूँ, यूज कीजिए। और जब ये सब कुछ खत्म होने लगता है तो फिर वो डिक्लाइन हो जाती है, मतलब वो गिरने लगती है और एंड हो जाती है। ये कहलाता है हमारा लाइफ साइकिल। ठीक है, अगला जो है हमारा है वो है प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन क्या होता है, किसी प्रोडक्ट में सम लिटिल बिट चेंज करके जब कंपनी उसे बेचती है तो वो कहलाता है प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। यानी कि फॉर एग्जांपल में आप मोबाइल को ही देख लें, मोबाइल में आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटीज़ मिल जाते हैं। जैसे एक ही ब्रांड का एक ही मोबाइल है, उसमें आपको अलग अलग वेरिएशन मिलते हैं। कुछ में रैम आपको मिलता है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। कलर अलग अलग मिलते हैं, कुछ ब्लू है, कुछ वाइट है, कुछ रेड है। तो ये जो वेरिएशंस कंपनी लाती है, सम थोड़े बहुत चेंजेस करती है और वेरिएशंस लेके आती है, यही कहलाता है प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। आई होप आपको ये चारों क्लियर हुआ होगा। देखिए, पूरा वीडियो लंबा हो जाता है इस कारण से, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी के सभी चीज़ का नॉलेज दे दूं, क्योंकि
क्वेश्चंस पढ़ने से ज़्यादा आपके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज होगा तभी आप सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज आप 4 क्वेश्चन पढ़ करके अच्छे से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज, यानी कि जॉब इवैल्यूएशन करने का मेन पर्पस क्या होता है। तो जॉब इवैल्यूएशन हम लोग बेसिकली करते हैं उनको सैलरी डिसाइड करने के लिए कि उन्हें कितना पैसा देना चाहिए। तो ये डिसाइड होता है किससे हमारा, देखिए वेजेस डिटर्मिनेशन से, यानी कि कितना उन्हें पैसा देना है हम लोग जनरली उसके लिए डिटरमाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, under which method of performance appraisal one person is compared with all other for the purpose of placing them in a simple order of work। यानी कि हम एक पर्सन का कंपेयर कर रहे हैं जो भी हमारा सिंपल ऑर्डर आया है और जो भी उसने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग में। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा होगा ग्रेडिंग, पर्सन टू पर्सन कंपेयर, या रैंकिंग सिस्टम, या नन ऑफ द एबव। तो ये कहलाता है हमारा रैंकिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस और हैं, ग्रेडिंग है, पर्सन टू पर्सन कंपेयर है और रैंकिंग है। मैं इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला जो रैंकिंग है, रैंकिंग ये बताती है कि हम किसी भी पर्सन को उसके जो भी काम दिया गया है, जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके रैंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी सैलरी और उनके जो भी वर्क होते हैं, जो प्रमोशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन है, पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन में हम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे याद रखिए, वन ऑन वन बेसिस, यानी कि पर्सन टू पर्सन में एक लाइन खास करके लिखा होता है वन ऑन वन बेसिस, यानी कि हम किसी का कंपेयर किसी एक के बेस के आधार पर करते हैं। यानी किसी एक को बेस बना लिया और उसके आधार पर बाकी को कंपेयर किया जाता है, तो ये कहलाता है पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन। इसमें हम कंपेयर करते हैं उनके एक को कॉमन बेस बना करके। ग्रेडिंग सिस्टम, देखिए ग्रेडिंग सिस्टम जनरली 3 भागों में एम्प्लॉय को कैटेगरी कर दिया जाता है। पहला आउटस्टैंडिंग, दूसरा होता है सेटिस्फैक्ट्री, तीसरा होता है अनसेटिस्फैक्ट्री। यानी कि उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आउटस्टैंडिंग में, सेटिस्फैक्ट्री में और अनसेटिस्फैक्ट्री में। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे एग्ज़ाम में, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि उसमें बोल क्या रहा है और आपसे डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे डिमांड करता है कि उन्हें 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो ग्रेडिंग का पार्ट होगा। अगर बता रहा है वन ऑन वन बेसिस पे कर रहे हैं तो वो पर्सन टू पर्सन कंपेयर होगा। और वही बात कर रहा है कि उनके सैम्पल वर्क के अकॉर्डिंग में उन्हें बांट रहे हैं तो वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप क्लियर होगा। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, रीज़न क्या है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी ऑप्शंस हैं, खास करके जितने भी मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो सब आपको बता ही दूँ, क्योंकि अक्सर मैनेजमेंट में ही सबसे कम नंबर आते हैं। आपने भी देखा होगा, जितने भी आप टेस्ट देते हो या फिर जितने भी आप प्रैक्टिस सेट बनाते हो, जितने भी अकाउंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपके नंबर अच्छे चले जाते हैं। बट मैनेजमेंट में कहीं ना कोई थ्योरी में या कुछ ना कुछ प्रमोशन थ्योरी या मार्केटिंग के बारे में वहाँ पर आप ज़रूर गड़बड़ा जाते हैं और अक्सर वहाँ गलती होती है। रीज़न क्या है ना, कि हम मार्केट को पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, बट क्लियर डीप में नहीं जाते हैं उसके। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे कि ये 3 ऑप्शंस थे यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको तीनों के ऑप्शंस के बारे में बताया। वीडियो इसलिए लंबा हो जाता है। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए बंदे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।